नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूनिक में। ये यूपीएससी हिंदी क्विज का 19वां लेक्चर है। 10 क्वेश्चन पर डे, करंट अफेयर और स्टैटिस्टिक्स के। तारीख है आज 6 नवंबर 2020। तो पहला प्रश्न लेते हैं, स्वामित्व योजना क्या है, इससे संबंधित है। तो ये उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग कर ग्रामीण संपत्ति का सर्वेक्षण करना है। तो आंसर इसका क्या होगा? ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना के शुभारंभ किया गया और इस योजना के तहत संपत्ति कार्ड का भौतिक वितरण किया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में उन्नति तकनीक प्रौद्योगिकी के साथ गांवों का मानचित्रण और सर्वेक्षण, स्वामित्व योजना। इसका उद्देश्य ग्रामीण भूमि के रिकॉर्डों को अद्यतन करना, ग्रामीण परिवारों को अधिकार प्रदान करना और संपत्ति कार्ड जारी करना है। स्वामित्व पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक केंद्रीय योजना है और इसे अगले 4 वर्ष में पूरे देश में लागू किया जाएगा। लगभग 6.62 लाख गाँव को शामिल किया जाएगा। इस योजना में ड्रोन का उपयोग करके ग्रामीण आबादी भूमि का मानचित्रण किया जाएगा, क्योंकि भूमि रिकॉर्ड या तो गलत हैं या विशाल क्षेत्रों के रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। तो अगला प्रश्न लेते हैं, चर्चित मानेसर झील स्थित कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर। और इसे 2005 में सूरीनसर मानेसर झील को रामसर कन्वेंशन के रूप में नामित किया गया था। रामसर किससे संबंधित है? आर्द्र भूमि से। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत में कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 2/3 से अधिक हिस्सेदारी पवन सौर ऊर्जा की है। ये सही है। भारत में कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमताओं में से आधे से अधिक का योगदान कर्नाटक, तमिलनाडु द्वारा किया जाता है। ये कुछ अतिशयोक्ति है, तो इसलिए ये आंसर गलत हो जाएगा और इसका आंसर होगा ए। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी है भारत की इस समय? 88.79 गीगावाट, जिसमें सौर ऊर्जा से 35.73 गीगावाट और पवन ऊर्जा से 37.99 गीगावाट। बायोमास का जो है वो 10.14 गीगावाट और लघु पनबिजली का 4.73 गीगावाट रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार गुजरात की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वित्त वर्ष 2020 में 10,000 मेगावाट से अधिक हो गई, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के बाद गुजरात 10 गीगावाट से अधिक स्थापित क्षमता वाला तीसरा राज्य बन गया है। अगला प्रश्न, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करता है भारत सरकार, तो कौन कौन से फसलों का करता है? ज्वार का करता है, कच्चा कपास, काफ़ी, ये गलत है, काफ़ी का नहीं करता है। फिर कोपरा बिल्कुल करता है, सोयाबीन करता है। इसका आंसर क्या होगा? सी। न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीफ की फसल यह है और रबी की यह है। तो इसमें गेहूँ, जौ, चना, मसूर, रेपी सीड, सरसों, सूरजमुखी, तोरिया। जबकि खरीफ में आते हैं धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, तूर जिसे अरहर भी कहते हैं, मूंग, उड़द, कपास, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, सोयाबीन। अन्य फसलें हैं जैसे कोपरा, पके हुए और छिले नारियल, और एक और ख़ास बात है जूट भी इसी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, बैंकों के लिए लेवरेज रेशियो के बारे में। लेवरेज रेशियो किसी बैंक की कुल परिसंपत्ति के अनुपात में उसके कोर पूंजी का मापन करती है। ये गलत है। बैंकों के लिए लेवरेज रेशियो में वृद्धि करने से उनकी उधार गतिविधियों को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। ये सही है और पहला गलत है। इसका आंसर क्या होगा? एक सेकंड, यहाँ पे
नहीं है, कौन सा सही नहीं है? तो पहला सही नहीं है। रिजर्व बैंक ने बैंकों को उनके उधार गतिविधियों को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए लीवरेज रेशियो एलआर में छूट दिया है। घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक डीएसआईबी के लिए लीवरेज रेशियो 4% तक कम हो गया है। लीवरेज रेशियो को प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें एक्सपोजर माप द्वारा पूंजी माप को विभाजित किया जाता है। कैपिटल माप टियर 1 कैपिटल होती है और एक्सपोजर माप में ऑन बैलेंस शीट एक्सपोजर और ऑफ बैलेंस शीट आइटम दोनों शामिल होते हैं। टियर 1 लीवरेज रेशियो जितना अधिक होगा, बैंक की नकारात्मक स्थितियों का सामना करने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। लीवरेज रेशियो का उपयोग केंद्रीय मौद्रिक अधिकरण द्वारा बैंकों की पूंजी पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न देते हैं। सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है एनआरआईज द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। ये गलत है, ये जीडीपी में नहीं जीएनपी में योगदान करते हैं। एक वित्त वर्ष के दौरान भारत में किए गए सकल पूंजी निवेश, बिल्कुल सही है। सॉरी, इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। जीडीपी एक वर्ष के भीतर किसी देश के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है। विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिक भारत की जीडीपी में योगदान नहीं करते हैं, हालांकि वे भारत के जीएनपी में योगदान करते हैं। लेकिन वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए सकल पूंजी निवेश सीधे तौर पर जीडीपी का एक हिस्सा होता है, क्योंकि यह बुनियादी ढांचे का निर्माण करता है जिसका आर्थिक मूल्य होता है। अगला प्रश्न हार्ड करेंसी है। हार्ड करेंसी मतलब कि वो जो राजनीतिक और आर्थिक रूप से स्थिर राष्ट्र हैं वो जारी करते हैं, तो इसे राजनीतिक और आर्थिक रूप से स्थिर माना जाता है, बिल्कुल सही है। और विश्व भर में इसे व्यापक रूप से वस्तु और सेवाओं के लिए भुगतान के रूप में स्वीकार किया जाता है, बिल्कुल। इसमें आकस्मिक मूल्य ह्रास या मूल्य वृद्धि की संभावना नहीं होती है। आंसर इसका सी होगा। हार्ड करेंसी से तात्पर्य उस धन से है जो एक ऐसे राष्ट्र द्वारा जारी किया जाता है जिसे राजनीतिक आर्थिक रूप से स्थिर माना जाता है। वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान के रूप में विश्व भर में हार्ड करेंसी को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। घरेलू मुद्रा पर वरीयता प्रदान की जा सकती है। अल्प समय के लिए हार्ड करेंसी अपेक्षाकृत स्थिर और विदेशी मुद्रा या विदेशी विनिमय बाजार में अत्यधिक तरल होती है। विश्व में सर्वाधिक स्थिर मुद्राएं अमेरिकी डॉलर, यूरोपीय यूरो, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, स्विस फ्रैंक, कैनेडियन डॉलर और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। इन सभी मुद्राओं में अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और व्यवसायियों का विश्वास होता है, क्योंकि इसमें आकस्मिक मूल्यह्रास या मूल्य वृद्धि की संभावना नहीं होती है। अगला प्रश्न, डीआईसीजीसी आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है। यह निम्नलिखित में से किसका जमाओं को सुरक्षित करती है? एक यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इस प्रश्न में जब हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं तो डीआईसीजीसी आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है, ये पहले से ही प्रश्न में दे रखा है, तो इसको हमें अपने दिमाग में रख लेना। तो ये किसकी जमाए रखता है? स्थानीय क्षेत्रीय बैंक और भुगतान बैंक, लघु वित्तीय बैंक और अंतर बैंक जमाएं, ये गलत है, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, यस। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, 1 2 3 5। बीमाकृत बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय क्षेत्रीय बैंक, राज्य सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, शहरी सहकारी बैंक। डीआईसीजीसी निम्नलिखित प्रकार की जमाओं को छोड़कर बचत, फिक्स्ड, करंट, रिकरिंग इत्यादि डिपॉजिट को सुरक्षित करता है।
विदेशी सरकारों की जमाएं कौन सी हैं? केंद्र राज्य सरकार की जमाएं, अंतरबैंक जमाएं, राज्य सहकारी बैंक के साथ राज्य भूमि विकास बैंक की जमाएं, भारत के बाहर प्राप्त और जमा कोई भी राशि जिसे विशेष रूप से भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व मंजूरी के साथ निगम द्वारा छूट प्रदान की गई है। अगला प्रश्न, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक CPI IW के बारे में है। CPI IW का उपयोग मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारियों और औद्योगिक श्रमिकों के महंगाई भत्ते को विनियमित करने के लिए किया जाता है। ये सही है। इसका उपयोग औपचारिक क्षेत्र के रोजगार में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण और संशोधन में भी इसका उपयोग किया जाता है। बिल्कुल, CPI IW के लिए आधार पर 2016, ये हाल ही में किया गया है, तो ये भी सही है। आंसर इसका डी होगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक कामगारों के लिए एक नई श्रृंखला शुरू की, जिसके आधार पर 2001 से परिवर्तित कर 2016 कर दिया गया। CPI IW का उपयोग मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारियों और औद्योगिक श्रमिकों के महंगाई भत्ते को विनियमित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग औपचारिक क्षेत्र के रोजगार में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण और संशोधन में भी इसका उपयोग किया जाता है। नई श्रृंखला अधिक प्रातिनिधिक है और औद्योगिक श्रमिकों के नवीनतम खपत पैटर्न को दर्शाती है। श्रम ब्यूरो श्रम मंत्रालय की एक इकाई 1946 में अपनी स्थापना के बाद CPI IW संख्याओं का संकलन और प्रदर्शन कर रहा है। मुद्रास्फीति के आधार वर्ष को आमतौर पर अर्थव्यवस्था में जटिल परिस्थितियों को समेकित करने हेतु समय समय पर परिवर्तित किया जाता है। आज का आखिरी प्रश्न लेते हैं यील्ड वक्र के बारे में। यील्ड वक्र एक ग्राफ होता है जो विभिन्न विधियों के लिए उधारी पर अर्जित ब्याज दरों के बीच के संबंधों को दर्शाता है। बिल्कुल सही है। और यील्ड वक्र तब सकारात्मक हो जाता है जब नियर टर्म ट्रेजरी लॉन्ग टर्म ट्रेजरी से अधिक लाभ प्रदान करता है। ये गलत है। उत्तम, इस परिस्थिति में वो सकारात्मक नहीं नकारात्मक होगा। तो आंसर इसका कौन सा होगा? एक सेकेंड, ये सही नहीं है पूछ रहा, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। यील्ड वक्र एक ग्राफ होता है जो विभिन्न अवधियों के लिए उधारी पर अर्जित ब्याज दरों के बीच के संबंध को दर्शाता है। आमतौर पर कोई व्यक्ति जो एक वर्ष के लिए सरकार या निगम को उधार देता है, एक वर्ष की सरकारी या कॉरपोरेट बॉन्ड खरीदकर वह 5 या 10 वर्षों के लिए उधार देने वालों व्यक्ति की तुलना में कम ब्याज दर प्राप्त करता है, जिससे यील्ड वक्र ऊपर की ओर झुका हुआ होता है। हाल ही में अमेरिका में 10 वर्ष की यील्ड दर उस बिंदु तक गिर गई थी जिस पर 10 वर्ष की दर 2 वर्ष की दर से नीचे थी, इसीलिए यील्ड वक्र उल्टा था। यील्ड वक्र नकारात्मक होता है जब नियर टर्म ट्रेजरी लॉन्ग टर्म ट्रेजरी से अधिक लाभ प्रदान करता है। तो आज का ये डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।